फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, जो कि फुल आपके एग्ज़ाम के जैसा होगा और बिल्कुल ही एग्ज़ाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन ले तो प्लीज़ आप लोग इन क्लास को एक भी मिस मत कीजिए। ठीक है, फ्री क्लासेज है और बिल्कुल ही यूट्यूब पे डेली ही क्लास आपको प्रोवाइड होती है, जैसा कि आपको मालूम है 8 पीएम पे शाम को और सुबह में 10 एएम को। ठीक है, तो ये दो क्लासेज आपके लिए फ्री है और बिल्कुल आपको ऑल सब्जेक्ट मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको बेफिक्र रहना है। ये फुल मॉक टेस्ट है, यानी चारों ही सब्जेक्ट के आपके पूरे पूरे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको टेस्ट देना है और बताना है यहाँ पे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और एग्जाम हॉल में इसको नोट भी कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर आपको देखने को मिले। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के मॉडल सेट बनाने में मुझे काफ़ी समय लगता है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि दिन भर में 2 क्लासेज लेने में जो है समय निकल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें जो है अलग-अलग चुनिंदे प्रश्नों को मैं रखता हूँ, जो कि 100% आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे पहले रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं और फटाफट से उसके आगे क्लास में चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या करना है, आपको संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि आपके सामने दिया गया है 5, 5 का संबंध बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कितने से है, तो 250 से है। तो यहाँ पे उसके बाद से फिर कह रहा है कि 7 का संबंध जो है 686 से है। तो उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है 3 का संबंध आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि एग्जाम हॉल में इस तरीके के एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में देगा। ठीक है, क्योंकि एनालॉजी टाइप का प्रश्न है और इसको जो है आपको करके ही आना है। बहुत इजी प्रश्न होता है, थोड़े से आपको लॉजिकली सोचना होता है। तो आपने बना दिया होगा, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए का। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि पहले का ए हुआ कि बी हुआ कि सी हुआ, ताकि आपका रिवीजन चलता रहे। ठीक है, हम 5 से 125 पे जाना 250 पे जाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब कर सकते हैं। कितना होता है, ये होता है 125। और 125 का अगर हम क्या कर दें, 125 का 2 गुना कर दें तो ये होता है 250। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं तो ये लिखा है 7, 7 का अगर क्यूब कर देते हैं तो ये कितना होता है, 7 का क्यूब ये होता है आपका 343। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, अगर गुणा कर देंगे 343 को किससे, 343 को किससे गुणा कर दें, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, तो आप इसको आपको मालूम हो गया कि इसका डबल हो जाएगा 686। ठीक है, लॉजिक तो यहाँ पे आपको मिल गया कि बिल्कुल आपको क्या करना है, 3 का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे 27, और 27 का 2 गुना कर देंगे तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब 54 कहाँ पे दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना, ठीक है, पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं इस क्लास का पूरे 100 क्वेश्चनों का, तो फ्री में मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूं। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ग्रुप का। ठीक है,
लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जाइए और आप ज्वाइन कीजिए। डेली ही क्लास के पीडीएफ सुबह और शाम की क्लास की मैं प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ कर सके। तो आप उसको ज़रूर ले लीजिए, और क्लास का भी वहाँ पे ज्वाइनिंग लिंक मैं डेली ही प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो क्लास का भी लिंक आपको डेली ही मिलता रहेगा, यदि आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप ये आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, 55 से हुआ है 56, तो 55 से 56 कब होगा, एक जोड़ने पर। 56 से यहाँ पे हुआ 65 है, तो ये कितना जोड़ा है, 9 जोड़ा है, ठीक है। 65 से यहाँ पे लिखा है 90, तो ये 65 से 90 कब होगा, 25 जोड़ने पर। 90 से यहाँ पे कितना लिखा है, 139, तो ये कितना जोड़ा है, 49। तो आप देखिए कि पहले यहाँ पे एक जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो इसके आगे कितना जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, एक जो होता है ये क्या होता है, एक का वर्ग होता है। 9 जो होता है ये 3 का वर्ग लिखा हुआ है। 25 जो होता है ये 5 का वर्ग लिखा गया है, और यहाँ पे 7 का वर्ग लिखा गया है। तो देखिए 1 3 5 7, 7 के बाद से किसका वर्ग होगा, 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 81 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। 8 3 11, 1 8 12, और यहाँ पे 220 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के जो है आलेख को दर्शाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के आरेख को जो है दर्शाता है। मतलब आपके सामने आरेख क्या है, जापान, फ्रांस और जो है रूस से। तो यहाँ पे जो है आपने इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए आपको, और ये 10 सेकंड अति महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो वेन डायग्राम के प्रश्न मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रांस लिखा है, ठीक है। तो फ्रांस एक देश है, आपको यहाँ पे बता देना है। जर फ्रांस, सॉरी, जापान जो है एक देश था, फिर जो है फ्रांस एक देश है, दोनों ही देश हैं, और रूस भी एक देश है। तो तीनों ही अलग अलग देश हुए, ठीक है। तीनों ही अलग अलग देश है, तो तीनों का वेन डायग्राम अलग हो जाएगा। तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आपको यहाँ पे बताना है आपका अगला प्रश्न, कि जो है चौथे नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आपको लुप्त संख्या बताना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आप कर सकते हो। तो पहले 10 सेकंड जो आपके पास समय है उसको यहाँ पे बेहतर तरीके से यूज कीजिए, और इस प्रश्न को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, तो आइडिया आपको भी लग जाएगा। थोड़े से आपको जो है यहाँ पे कोड वाला भाषा में इस प्रश्न को सॉल्व करना है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि ये वर्ग है, ये भी संख्या वर्ग है, तो यहाँ पे भी संख्या वर्ग वाला ही आएगा। अब ये किसका वर्ग है ये थोड़े से आइडिया लगा लीजिएगा, तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा कि ये जो है 12 का वर्ग लिखा गया है, और ये जो है आपके 22 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये डी का कोड होता है 4, और एच का कोड होता है 8। तो 8 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होता है, और 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ये होता है 20 पे, और यहाँ पे जो है बी जो है लिखा गया है, ये होता है 2 पे। तो 20 दो कितना होता है, 22, और 22 का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400। 400 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे आ जाइए, तो 6 एफ का वर्ग, एफ का कोड कितना होता है 6, और एच का कोड कितना होता है 8। तो 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 6 14 हो जाएगा। 14 का वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये होता है 196,
और 196 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होगा। एम के विपरीत फलक पर जो है हम लोगों से पूछा गया है कि क्या होने वाला है। बेहतर है मैंने क्लास में आपको बिल्कुल ही पासे के प्रश्न पढ़ाया हुआ है, तो गलती की गुंजाइश तो किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। बताएंगे, आपका समय जो है 10 सेकंड दिया गया है वो स्टार्ट है। तो आप बताने की कोशिश करेंगे कि 10 सेकंड में इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखिए ये मॉडल सेट करा रहा हूं, जितना ही प्रेस्टिक अगर आप करिएगा उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है और समय भी आपको 100 प्रश्नों को बनाने के लिए केवल और केवल मात्र 90 मिनट दिया जाएगा। तो जो प्रेस्टिक नहीं करेगा उसका टाइम भी यहाँ पे दिक्कत करने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही पासों को पहले आप अच्छे तरीके से देखेंगे और दोनों में कॉमन वैल्यू आपको ढूंढना है, ठीक है। कॉमन क्या करना है, वैल्यू आपको ढूंढना है। तो कॉमन यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो कॉमन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है, ठीक है। दोनों में क्या है, एल। तो जब दोनों ही पासों में एल दिया गया है तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो इसके आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 7, और यहाँ से आगे चलेंगे तो इसके आगे लिखा है क्या, तो जे लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे, इसके आगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है एम, और इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है के। तो अब देखिए एम का अपोजिट आपके सामने बिल्कुल मिल गया होगा कि भाई साहब एम का अपोजिट के होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही पासों को आप अच्छे तरीके से पढ़ के इस प्रश्न का राइट उत्तर निकाल सकते थे। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि किसी कुड भाषा में डिलिक को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कुट भाषा में लीगल को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये 10 सेकंड। आप इस प्रश्न को सॉल्व करें और बताएं इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में क्या कीजिए कि इसको यहाँ पे या आप पढ़ रहे हो तो कॉपी और कलम लेके बैठिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बदले में जो लिखा गया है इसको भी लिखिए ताकि जो है पता चल सके कि ये किस एंगल से भाई साहब लिखे हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा भाई साहब कि ये होता है डी 4 पे और ये एच होता है 8 पे, ठीक है। एल होता है 12 पे और ये होता है 24 पे। तो तुरंत ही लॉजिक पता चल गया कि 8 दूना 4 दूना 8 लिखा है, 12 दूना का कितना लिखा है 24, मतलब 2 से गुणा किया है। ये आई लिखा है, आई होता है 9 पे और 9 का 2 गुना करेंगे, 9 का 2 गुना तो 9 दूना 18। सी होता है 3 पे, 3 पे होता है 3 का 2 गुना करेंगे 3 दूना का 6। के होता है यहाँ पे 11 पे, 11 दूना का ये होता है 22। बिल्कुल ही यहाँ पे लॉजिकली हमें पता चल गया। तो यहाँ पे बस अब लगा दीजिए। एल होता है 12 पे, 12 दूना का 24, 24 पे आएगा एक्स, ठीक है। आई होता है 9 पे, यहाँ पे 9 दूना का 18 पे आर आएगा। जी होता है 7 पे, 7 दूना का 14 पे आएगा एन। ए होता है 1 पे, 1 दूना 2, 2 पे होता है बी। फिर एल का डबल करेंगे, एल होता है 12 दूना 24 एक्स। शुरू में भी एक्स, अंत में भी एक्स आपको देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। असंगत मतलब जो है आपको यहाँ पे देखना है अलग कौन है। बिल्कुल आप पढ़ोगे तो आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है अलग कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए मोबाइल दिया है, दूसरा लैपटॉप दिया है, तीसरा कंप्यूटर दिया है, चौथा बल्ब दिया है। तो चारों में से आपको कौन सा जो है यहाँ पे जो है वस्तु अलग दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल 100% इसका जो उत्तर आया होगा, सभी का आया होगा बल्ब। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे मोबाइल,
यहाँ पे आपके क्या है, मोबाइल, कंप्यूटर और जो है यहाँ पे लैपटॉप, ये क्या है, ऑनलाइन जो है यहाँ पे ऑनलाइन इसको बोल सकते हैं, कार्य करने वाले वस्तुएं हैं। पर ये बल्ब जो है ये कोई कार्य ऑनलाइन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हो ये तीनों से, या कोई भी ऑनलाइन जो है आप कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, कि बल्ब से कोई ऑनलाइन कार्य नहीं होता, इससे उजाला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप जो है बता सकते थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की जो है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसमें जो है टोटल सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, समय जो है आपको मिलेंगे 10 सेकेंड का, ठीक है। सीधी रेखा काउंट करना है, आपके एग्जाम हॉल में देगा क्या, तो वर्ग काउंट करने को सीधी रेखा भी बोल सकता है, त्रिभुज बोलेगा, आयत बोलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान देना है, काउंट कीजिए। अब तक तो मुझे लगता है कि सारे ही लोग काउंट कर लिए होंगे। ऑप्शन जो है 8वें का कौन सा सही हो रहा है, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सीधी रेखाओं काउंट करना है। तो देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया एक सीधी रेखा, फिर ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया, 6 के बाद से देखिए ये आपका 7 हो गया, 7 के बाद से ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 9 के बाद से ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 हुआ, ये आपका 12 हुआ, ये आपका 13 हुआ, ये आपका 14 हुआ, ये आपका 15 हुआ, ये आपका 16 हुआ और ये आपका कितना हो गया, 17। तो टोटल हमने जब काउंट किया इसमें, टोटल जो है सीधी रेखाओं की संख्या जब हमने यहाँ पे काउंट किया तो कितना हमें मिला, 17। 17 जो है आपके राइट उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। अब जो है यहाँ पे आपको बताना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शा रहा है वो आकृति आपको चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपसे एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब से या जल प्रतिबिंब से। तो मैंने आपको बताया है कि जब दर्पण बोलेगा तो लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट, राइट को क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये कंडीशन किस में कार्य करता है, तो ये जो है दर्पण के लिए कार्य करता है। पर अगर आपसे पूछ देगा कि भाई साहब आपको जो है जल प्रतिबिंब बताना है, तो क्या होता है जल प्रतिबिंब में, तो नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे, ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये वाले भाई साहब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से बनेगा और ये तीर का जो निशान है ये बिल्कुल आपको इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। अब जो है उसके आगे देखिए यहाँ पे तीर का निशान पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। अब देखिए ये वाला आपका उठ के आएगा और इस तरीके से अब हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा ये। और उसके बाद से देखिएगा ये वाला उठेगा और इस तरीके से हो जाएगा पी, और बिल्कुल इस तरीके से इसका मुंह हो जाएगा। उसके बाद से आएगा आपका बी, तो बी अब इस तरीके से हो जाएगा और एम इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद से आएगा आर, तो आर इस तरीके से बनेगा। अब ये देख लीजिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो आर लास्ट में लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर जो है पहले आएगा ना, जेड से पहले आर लिखा है तो जेड से पहले आर होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको जाना है किसके साथ, डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे को क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बताएंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल समय बहुत कम है आपके पास और ये बेहतर प्रश्न आपके लिए है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बताएंगे, सारे ही लॉजिक आप लोग यहाँ पे लगाइए। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक कौन सा हो जाएगा, देखिए ओ लिखा है तो ओ के बाद बी लिखा है, बी के बाद एल लिखा है, वैल्यू घटा
फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है लॉजिकली अगर देखेंगे तो बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये तो कोई लॉजिक ही यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है। तो दूसरे एंगल से देख लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसके कोड रख लेते हैं। देखिए इसका एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं, देखिए ये श्रृंखला जो है काफी लंबा दिख रहा है हमें, तो एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि पहले का संबंध तीसरे से, तीसरे का संबंध जो है पांचवे से, पांचवे का सातवें से, सातवें का नौवां से अगर लगाते हैं तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए ये आपका होता है 15 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है आपके 9 पे, ये होता है आपके 6 पे, ये कितना पे यानी कि आएगा। तो देखिए 12 से 15, 15 से 12 हुआ, 12 से 9 हुआ, 9 से 6 हुआ, 6 से जब हम क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे। सब में देखिए 3 3 माइनस करके लिखा गया है, तो हम भी 3 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 पे कौन सी संख्या आती है, सी। तो सी जो है हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किसी एक पंक्ति में बी की रैंक दाएं से 40वीं और बाएं से जो है 200वीं है, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको काउंट करना है। बताएंगे, बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो गलती की तो गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, गलती किसी भी एंगल से जो है यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग बेहतर तरीके से कि प्रश्न में बोला क्या गया है। तो देखिए एक पंक्ति है, उसमें जो है एक व्यक्ति जो है, अगर उसका रैंक दाएं से देखेंगे तो 400 है, और बाएं से देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो गया। मतलब अगर आप देखिएगा तो ये मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है। दाहिने और बाएं वाली बात यहाँ पे समझ लेते हैं, ये आपकी लाइन है और बीच में आप खड़े हो कहीं पे। तो अगर मान लो हम इधर से काउंट करें तो आपका नंबर आ रहा है 200, फिर इधर से काउंट कर रहे हैं तो आपका नंबर आ रहा है 400 पे, ठीक है। तो आपको तो 2 बार काउंट किया गया है, लेफ्ट से भी और राइट से भी गिना गया है। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 600। पर आप देखिएगा कि आपको लेफ्ट से भी काउंट किया गया है, राइट से भी काउंट किया गया है, तो आप 2 बार थोड़ी ना हो वहां पे। उस श्रृंखला में केवल और केवल एक बार हो, तो उसमें से एक घटा देंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 99। और 599 आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताइएगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। एनालॉजी का प्रश्न है, गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनालॉजी के प्रश्न होते बहुत इजी हैं पर थोड़े से दिक्कत वाले होते हैं। जो अच्छे तरीके से जीके ओके जानता है, ठीक है, जीके जीएस में जिसकी पकड़ है वो कभी भी एनालॉजी को गलत नहीं कर सकता। जैसे में लिखा है रोगाणु, रोगाणु का संबंध रोग से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। रोगाणु का संबंध रोग से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा। देखिए रोगाणु से क्या होता है, रोग होता है, ठीक है। रोगाणु से क्या होता है, रोग होता है, बिल्कुल बात यहाँ पे सही किया कहा है। तो युद्ध से क्या होता है, अब आपके दिमाग में यहाँ पे तुरंत ही बात आना चाहिए कि जब युद्ध कहीं पे होता है तो वहां पे क्या होता है, विनाश होता है। विनाश जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दी गई समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का जो है मान क्या होगा। कह रहा है कि यदि दी गई समीकरण में प्लस और माइनस को जो है आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन में गड़बड़ी है, यहाँ पे एक लिखा है, ठीक है, ये 4 नहीं है, ये 1 है, 10 ऑप्शन में है 1। अब बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपको 10 सेकंड दिया जाएगा, किसी भी तरीके से आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या डी होगा।
तो मेरे साथ कोशिश कीजिए मेरे से पहले हर एक प्रश्न को सॉल्व करना, तो ही बेहतर स्कोर कर पाइएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला क्या है कि जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस। तो ये प्लस है तो भाई साहब को माइनस कर लीजिए, जहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 15 माइनस 30। अब देखिए सबसे पहले बोर्डमॉस के नियम बोलता क्या है कि सबसे पहले आपको भाग करना है। तो 9 में 45 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 45 से भाग देंगे कितना आएगा, 5, फिर गुणे यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 5। अब देखिए 15 माइनस के 30 और माइनस के ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25। तो 25 और यहाँ पे 15 प्लस में है तो ये हो जाएगा 40। 40 में से 30 घटा देंगे कितना बचेगा आपका, 10। और आपके 10 ऑप्शन डी में दिया गया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। मतलब इसको जो है सार्थक क्रम में आपको दर्शाना है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका सार्थक रूप क्या है। बिल्कुल ही आपको इसमें गलती की गुंजाइश नहीं करनी है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। समय आपका स्टार्ट हो चुका है, तो गलती नहीं करनी है। लिखा क्या गया है, आंख है, नाक है, उंगली है, बाल है और हड्डियां हैं। तो देखिए इसकी अगर हम चलेंगे क्या, साइज पे, मतलब कौन कितना बड़ा होता है इसके आकार पे चलेंगे, तो बिल्कुल इसका जो है इसका सटीक उत्तर हम पा सकते हैं कि सबसे पहले देखिए सबसे छोटा नाक हो जाएगा तो 2 पहले आएगा। नाक के बाद क्या आएगा, आंख आएगा। आंख नाक से बड़ा होता है, उसके बाद से क्या आता है, उंगली होता है या बाल होता है या हड्डी होती है। तो उंगली उससे बड़ा होता है यानी कि आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद से आपका बाल होता है, बाल मतलब जो केस होता है। उसके बाद से हड्डी, हड्डी जो है सबसे बड़ी होती है। तो आप देख लीजिए ये कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को यदि आपने चूज किया है, बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कह रहा है कथन कि जो है पी क्यू आर यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जो भी कंडीशन दिया गया है उसको सबसे पहले आप फॉलो कीजिए और इसमें कथन के निष्कर्ष को आप बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। चलिएगा देख लेते हैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से कि बोला क्या है। सबसे पहले बोला है कि P जो है P वो Q से क्या है, छोटा है। तो यानी कि जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि P को नीचे रखिए, Q से, Q जो है इससे बड़ा है। अब जो है कह रहा है कि Q जो है R से क्या है, यहाँ पे बोला है कि Q जो है R से भी बड़ा है। ये क्या है, बड़ा की निशानी। तो R से बड़ा है कौन, Q। तो R को अगर यहाँ पे रखते हैं तो R से भी बड़ा हो जाएगा ये। और बोला गया है S और R बराबर है। S और R यहाँ पे क्या है, बराबर है। S और R दोनों ही बराबर हो गए, ठीक है। और ये जो है आपको P से Q बड़ा है, R से भी Q बड़ा है। ये दोनों तरफ मुंह खुला हुआ है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। फिर एस से बड़ा कौन है, एम है। एस से बड़ा कौन है, एम है। और एम जो है छोटा है किससे, एन से। एम जो है बड़ा है एन से। तो एन से बड़ा है यानी कि एन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एन से भी बड़ा देखिए एम हो गया, यानी कि ये यहाँ पे आप बराबर कह सकते हो। अब बोला गया है यहाँ पे कि P जो है S से बड़ा है। P जो है, P यहाँ पे है और S देखिए इससे बड़ा है। तो देखिए ये दोनों ही बड़े नहीं है, ये बराबर है। बिल्कुल गलत है कि P बड़ा है S से। दूसरा R N से बड़ा है। N जो है बड़ा है R से, बिल्कुल ही नहीं है। ये दोनों ही बराबर हैं। तो न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। दोनों ही निष्कर्ष गलत वाले पे आपको चूज न करना है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, सी में। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि कितने रजिस्टर न तो औजार है और न ही जो है तलवार है। चलिएगा
10 सेकेंड बिल्कुल आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज करना है। बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए टूल्स, स्वार्क और जो है रिगर्स्ट। तो इसमें आपको पूछा गया है कि रजिस्टर, रजिस्टर और यहाँ पे रजिस्टर देखिए यहाँ पे नहीं, कितने रजिस्टर, ना तो औजार है टूल्स और न ही तलवार हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने रजिस्टर हैं, वो न तो औजार हैं, तो औजार यानी कि टूल्स नहीं होना चाहिए, ये वाला भाई साहब हमको नहीं चाहिए। और न ही तलवार है, तो तलवार वाला भी हिस्सा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये दोनों हमको पसंद नहीं है, ठीक है। केवल जो है रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने केवल देखा कि 18 है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न था, आप कर सकते हो। ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। अगला चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा क्या गया है, एक्स का जो है वाई जो है एक्स का माता है, वाई एक्स की माता है, वाई जो है माता है, तो यहाँ पे माइनस रखिए। डब्लू एक्स का पति है, डब्लू जो है एक्स के पति, एक्स के पति जो है पति, यानी कि यहाँ पे ये माइनस है, इसकी पति कौन है, डब्लू है, यानी कि ये प्लस हो जाएंगे। वाइफ हो गई, इसके पति पत्नी हो गए। यू जो है डब्लू का पुत्र है, यू कौन है, डब्लू का पुत्र, डब्लू का कोई पुत्र है, यहाँ पे यू पुत्र है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है तो y का u से क्या संबंध है। अब देखिएगा y जो है u से बताना है, u यहाँ पे है, इससे जो है y क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसके ये पिता और ये इसके माता। अब देखिए यहाँ पे u के माता है, माता की जो माता होंगी वो क्या लगेंगी, आपकी माता है, और माता की जो माता होती है उनको क्या बोला जाता है, नानी। तो बिल्कुल ही राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि असंगत आकृति को पहचानिए। असंगत आकृति को पहचानना है, मतलब इसमें जो है कौन सा अलग है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, अच्छे तरीके से समझोगे और बुझोगे तो बिल्कुल सही उत्तर पाओगे। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा क्या, अलग जो है मतलब तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो हमने देखा कि इसका जो है ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। इसका क्या है, ये प्रतिबिंब बना हुआ है, जल प्रतिबिंब है, ठीक है। इसका ये क्या है, तो जल प्रतिबिंब है, ये क्या बन रहा है, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब है। परंतु इसका जो है देखिएगा क्या, ये जल प्रतिबिंब है, इसका जल जब प्रतिबिंब बनता है तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल नहीं बना हुआ है, तो अलग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि नीचे दी गई कागज को मोड़ा और जो है काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि भारी नहीं होता है। देखिएगा ये पहले एक बड़ा सा कागज था, इसको इस तरफ से इधर मोड़ा गया, फिर इधर जो बचा हुआ था ये वाला हिस्सा, इसको यहाँ पे मोड़ा गया। तो जब यहाँ पे मोड़ के ये वाला हिस्सा हुआ तो इसको काटा गया। तो इसको जब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा, एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा। फिर इसको इधर जो है करेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा, एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा। फिर इधर खोलेंगे तो एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे। अभी देख लीजिए इस तरीके से कहाँ पे, इसमें तो बिल्कुल गलत, ये गलत। अब जो है ये देखिए, तो ये जो है आपका, ये जो है आपका किस तरीके से बनेगा, तो बीच में चार ठो होगा और यहाँ पे गैप जो दिया गया है ये नहीं होगा, इस तरीके से बिल्कुल आपको ये वाला होगा, ठीक है।
ये वाला देखिएगा एक के बाद एक है, बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। मतलब यहाँ पे आपको जो आकृति दिया गया है ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करने हैं, और घुमाने की अनुमति भी नहीं है, ठीक है। घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया, मतलब जिस तरीके से ये आपको दिख रहा है बिल्कुल कहाँ पे, ये देखिए आकृति का ये वाला हिस्सा कहाँ पे, नीचे की तरफ होना चाहिए, ये नीचे है, बिल्कुल गलत। ये देखिए बीच में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत। ये बीच में लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे ये वाला हिस्सा, तो कहेंगे कि बिल्कुल ही राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल अब जो है आपके साइंस और जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं, और फटाफट से साइंस और जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, आज जो है हम लोग करेंगे मिक्स प्रश्नों का, जैसे मतलब कहने का मतलब है कि टोटल जो है इसमें 50 ठो प्रश्न करेंगे, ठीक है। और 50 ठो प्रश्नों में से आपके जो है 25 ठो साइंस और 25 ठो जो है जीके के प्रश्न होंगे। तो बिल्कुल फटाफट से आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दीजिए और क्वेश्चनों के उत्तर बताना स्टार्ट कीजिएगा। जिनका भी 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा उसका बहुत बेहतर स्कोर माना जाएगा, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके लिए वीवीआई साबित होने वाले हैं। जिनको भी ये प्रश्न अच्छे तरीके से जो है नहीं याद है तो बिल्कुल ही इसको 2-3 बार आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वेद में जादुई माया और जो है वशीकरण का जो है वर्णन होता है, ठीक है। तो किस में किया गया है, किस वेद में किया गया है, तो जादुई वाला बात जो है आपको याद रखना है कि अथर्ववेद जो होता है उसमें जादुई और जो है वशीकरण की जो है भाषा उसमें जो है यूज किया गया है, ठीक है। उसी में इसका जो है जिक्र जिक्र किया गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। ये अभी आपके जीके के प्रश्न स्टार्ट है, अब भी जो है साइंस के भी प्रश्न आएंगे। बिल्कुल कह रहा है कि अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, बताने की कोशिश करेंगे कि जो है आपके दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो ये जो है पाणिनि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार आपको एग्जाम हॉल में पूछा गया है, तो 100% ये प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सारे प्रश्न आपको नोट करते जाना है, या पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रहा हूं, तो वहां से भी आप इसको जो है बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि अमृत क्रांति का संबंध है, अमृत क्रांति का संबंध जो है किससे है, ये आपको बताना है। तो इसकी क्रांति जो है अमृत क्रांति जो है आपको बताना है नदी जोड़ो परियोजना से है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वाट भट्ट किसके दरबारी कवि थे। वाट भट्ट किसके जो है दरबारी कवि हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं। तो इसका जो है राइट उत्तर बताइए कि बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो आपका राइट उत्तर बनेगा हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाटो नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो जो है नाटो उसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ब्रोसेल्स में, ठीक है। ब्रोसेल्स जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किसे हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। किसे जो है हास्य गैस के नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे कि किसको जो है हास्य गैस के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए साइंस का प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सारे प्रश्न यहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। तो आप कहिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिश्र ग्रंथि है, निम्न में से कौन सी मिश्र ग्रंथि है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। मिश्र ग्रंथि कौन सी है, तो आपका राइट उत्तर आएगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10वें का कौन सा, तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन का जो है निर्माण कहाँ होता है, इंसुलिन का जो है निर्माण कहाँ पे होता है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, देखिए कि भारत के संविधान में, देखिए भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, जो भारत का संविधान है इसमें संविधान संशोधन किया जाता है, तो ये किसके तहत किया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान के तहत से ये किया जाता है, ठीक है, वहां से लिया गया है। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का जो है उल्लेख है, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है, बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे पदार्थों में हम लोगों को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो भूदान आंदोलन का संबंध आपसे जब भी पूछा जाए तो ये आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी। तो ये जो है आपको याद रखने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन किसमें पाई जाती है, बताइएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है आपको मालूम है कि सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला किसके कारण से दिखाई देता है, बताइएगा। तो आकाश जो है नीला आपको बताना है, प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोगों का नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किस वेद में है, गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किस वेद में है, बताइएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऋग वेद में है, ठीक है, ऋग वेद यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत पाई जाती है, बताइएगा। 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है आपको बताना है 78% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि हर्ट जो किसकी इकाई है, हर्ट जो होता है हर्ट ये किसका एसआई मात्रक है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसआई मात्रक से एक प्रश्न तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा। तो आवृत्ति का जब भी एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो हर्ट बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता के बारे में बताया गया है, किसका उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा इंद्र देवता को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए,
सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपका राइट उत्तर कहाँ पे हो जाएगा, तो ये जो है आपका राइट उत्तर है गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में जो है चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का राष्ट्र फल क्या है। भारत का जो है राष्ट्रीय फल जो है आपको यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आपको यहाँ पे जाना है किसमें, तो आम है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि कौन विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है। ये तो आपको मैंने क्लास में बताया भी है कि कौन जो है विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है, बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी जो है सबसे जो है अच्छा चालक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तुगलक वंश के जो है संस्थापक कौन थे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक आपको बिल्कुल राइट उत्तर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये जो है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य जो है आपको किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि सत्रिया नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा असम, ठीक है। सत्रिया नृत्य कहाँ से है, तो असम से है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन था, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, जनरल गवर्नर, तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य उल्लेख हैं। भारत में संविधान में वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है आपको याद रखना है इस समय, जो है कितना है मूल कर्तव्य, तो ये आपके 12 हैं, ठीक है, 12 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, कौन सा ग्रह है जिसको जो है हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। तो बिल्कुल मैंने पिछले भी क्लास में बताया हुआ है इस प्रश्न को कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पाक जल संधि किन दो स्थल भागों को जो है अलग करती है। पाक जल संधि किन दो स्थल भागों को जो है अलग करती है, बताइएगा। तो पाक जल संधि आपको याद रखना है, यहाँ पे किसको किसको अलग करती है, तो ये जो है भारत और श्रीलंका को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पक्षियों के जो है अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी आपको बिल्कुल राइट उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के रचनाकार कौन है। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के रचनाकार कौन है। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक हैं आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का जो है नाम क्या है, ये आपको बताना है, बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल को बोलते हैं विजय घाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि 1 रुपए के नोट पर किसके जो है हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पे
किसका जो है हस्ताक्षर होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे तो सबका उत्तर आएगा वित्त मंत्री का होता है ऑप्शन नंबर ए। वित्त सचिव का, सॉरी, वित्त सचिव जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि तुलसीदास किसके जो है समकालीन थे। तुलसीदास किसके जो है समकालीन थे, बताइए। तो तुलसीदास जो है आपको याद रखना कि ये थे आपके अकबर के समकालीन। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में कुल कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, बताइएगा कि भारत में कुल कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये जो है आपको बताना है 8 कुल जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को जो है क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं डोबसन। डोबसन जो है आपको राइट उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी की राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है आपको याद रखना है लोहे धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी का उत्तर आएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का जो है संबंध यहाँ पे अस्थि मज्जा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। भारत की पहली बोलती फिल्म जो है बोली जाने वाली फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा है। आलम आरा जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को जो है जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल सम्राट को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये जो है औरंगजेब को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है। टाइटन जो है किस ग्रह का एक उपग्रह है, ये आपको बताना है। टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है, तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका शनि का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी जो है आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे सैयद अहमद खां का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है पहली जो है महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ते के मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि हड़प्पा की जो है सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो आपका राइट उत्तर होगा कांस्य का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग मैथ के प्रश्नों की ओर और मैथ का पहला प्रश्न देखते हैं। मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाना है। क्या कह रहा है मैथ का आज का पहला प्रश्न, अच्छे तरीके से पढ़िए। कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है,
तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपया प्राप्त होता है। तो वस्तु का जो है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है और बिल्कुल आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम हॉल में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये पूछा गया प्रश्न है बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में 2018 में जो है 3/12/2018 जो है 18 को शिफ्ट जो है सेकंड में। तो ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके 100% है कि एग्जाम हॉल में आएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके के प्रश्नों को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो देखिए बोला क्या गया है, बात यहाँ पे ये है कि एक बार लाभ हो रहा है, ठीक है, एक बार जो है लाभ हुआ है, एक बार हानि 13% के जो है हानि और 14% के लाभ पर बेचना है। मतलब आपको ये समझ लीजिए कि कोई वस्तु है, पहले आप उसको किने हैं 100 रुपये में और उसको बेच दिए 13% की हानि पे। मतलब कितने में बेचेंगे, 13% की हानि मतलब 87 में बेच देंगे तो 13% की हानि हो जाएगी। 100 की वस्तु अगर हमने खरीदा और 87 में बेचा तो हानि हमको बिल्कुल पता चल गया 13 का हुआ। फिर कह रहा है कि अगर ये 100 की वस्तु है और इसको हम लाभ पे कमाना चाहते हैं, तो 100 रुपया का किने हैं और 14% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 100 कितना में बेचेंगे, 114 रुपये में बेचेंगे, तो हमें 14 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों जो बेचे हो, एक बार 13% के लाभ पर, एक बार 14% की हानि पे, 2 बार बेचे हैं। तो बेचे हैं कितना में, एक बार तो बेचे हैं 87 में तब हानि हुआ है, 114 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है। तो इन दोनों के बीच के जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना हो रहा है। तो हमने देखा तो इसके बीच का अंतर कितना हुआ, 14, इधर हो गया 13, कितना हो गया ये 27 हो गया ना, 27। तो यहाँ पे 27% का अंतर आ रहा है। कह रहा है ये रुपया में कितना का अंतर आ रहा है, तो 162 रुपया का इसका जो है अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो है कि यहाँ पे जो है वस्तु को कितने में कीना गया था, वस्तु का जो है क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे वस्तु कितने में कीने हैं, देखिए 100% में कीने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 1% का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 162/27, ये तो 1% का वैल्यू हो गया। और क्रय मूल्य निकालना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु को हमने तो 100 रुपया में कीना था। तो 27 के पहाड़े में कितना मर्त में कटता है, तो 7 छक्का 42, यानी कि 6 मर्त में कट जाएगा। और 6 में 100 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 आप देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। आपके एग्जाम हॉल में 100% चांस है कि ऐसे प्रश्न देखने को हर एक शिफ्ट में मिलेगा। कह रहा है कि एक दुकानदार ने निर्माता से जो है 37,050 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, और उन्हें जो है 5 कुर्सियां के जो है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ जो है पर बेच दिया, ठीक है। उन कुर्सियों को 5% के लाभ, सॉरी 5 कुर्सियों के लाभ पर बेच दिया। यदि अ, कह रहा है कि एक कुर्सी का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक कुर्सी का जो है विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कि कितने में बेचा गया है। चलिएगा इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी प्रश्न है, 20 सेकेंड का समय है और आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं कर सकते। देखिए ये रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके लिए इसीलिए खास हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे तो हुआ क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसने बोला है कि 37,500 में 25 कुर्सियां हमने खरीदा, ठीक है, 25 कुर्सी हमने खरीद लिया, ठीक है, ये खरीदा हुआ है और 5 कुर्सी हमें लाभ हो रहा है। तो यानी कि यहाँ से 5 कुर्सी पे लाभ पर बेचेंगे तो यहाँ से हमें कुर्सियों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य, यानी खरीदे हुए कुर्सी कितने हैं हम लोगों ने, तो 20 कुर्सी हैं। तो ये कह रहा है कि 5 कुर्सी के लाभ के बराबर जो है 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है इतने में ही। यानी कि जो है ये जो है 20 कुर्सी जो है आप लोगों को वो जो है अब कितना में बेचा गया है, 37,500 रुपये में, तो ही तो लाभ होगा। 25 कुर्सी किने हैं और 5 कुर्सी लाभ कमाना है, तो 20 कुर्सी को हमको जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही बेच देंगे, तो हमें 5 कुर्सी का फायदा हो जाएगा।
देखिए अगर हम 2 पेन खरीद के लाए हैं, ठीक है? 2 पेन का कीमत अगर ₹20 है, तो मैंने क्या किया कि हमें जो है 1 पेन का जो है लाभ कमाना है, तो हम क्या करेंगे कि 2 पेन खरीद के लाए हैं, तो 1 पेन को ₹20 में बेच देंगे, तो 1 पेन हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसने बोला है कि 25 कुर्सी खरीदे हैं और 5 कुर्सी का लाभ कमाना है, मतलब हम 20 कुर्सी को ही 37,500 में बेच देंगे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, मतलब 20 से भाग दे देंगे तो एक कुर्सी का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से देखिए भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 7 दूना 14, 5 दूना के 10 है। 1875 रुपया का जो है एक एक कुर्सी जो है बेचा गया है, ये विक्रय मूल्य पूछ रहा था, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छा चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ जो है होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब जो है हमसे पूछा गया है कि वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है, ये हमको बताना है। तो ये वीवीआई कर लीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और देखिए आपके ग्रुप डी में पूछा गया ही प्रश्न है, ठीक है? तो इसलिए खास और भी हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा लीजिएगा। 100% है कि आपको एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा, तो बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए मैंने लाया है। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली ही क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है? तो डेली क्लास में आइए, बेहतर तैयारी को और मजबूत बनाइए। देखिए लाभ हुआ है कितने का, तो मैंने बता दिया था अभी आपको, 100 रुपये का मान लीजिए कोई चीज़ है और 12% की हानि हो जाएगी, तो हमें उस वस्तु को 88 रुपये में बेचना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि उसे 49 रुपया अधिक पे बेचता तो 2% का लाभ होता, मतलब 100 रुपया का किना हुआ है और ये जो है बेचता कितना में, 102 रुपया का, तो इसे जो है लाभ हो जाता है 2% का। 2% का लाभ चाहिए तो 100 की वस्तु 102 में बेचेंगे और हानि 12% का होगा तो 88 में बेचेंगे। तो देखिए ये तो कीना हुआ बात है, तो इसको तो हम भूल जाते हैं। ये बोला है कि जो आपके बेचे हैं, आप एक बार तो 88 में बेचे हैं और एक बार 102 में बेच रहे हैं, ठीक है? तो इनका जो है अंतर, इसके बीच के अंतर जो है अधिक रुपया में कितना है, तो यहाँ से हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14%। ये कह रहा है नहीं, ये तो है आपके 49 रुपये में अंतर, तो हम 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/14 गुणे 100% का वैल्यू निकालना है हमें, क्योंकि हमने खरीदा कितना है, हमें 100% में, 100% दाम है, तो यहाँ पे 7 के पहाड़े में 2 मर्त में, 7 के पहाड़े में 7 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में 50, ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, यानी कि 7×5 = 35, यानी कि 350 रुपये में वो वस्तु हमने खरीदा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो है बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप कभी भी एग्जाम हॉल में गलत नहीं करोगे, ठीक है? तो आज का क्लास जो है बिल्कुल आप बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ये मॉडल सेट कैसा लगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो बिल्कुल ऐसे क्लास को डेली ही ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।